हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। और अपने जो ग्रंथियों वाले चैप्टर चल रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की ओर। और आज की क्लास में अपने देखेंगे कि बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है वो कौन सी होती है। और आज की क्लास के अंदर बहिस्त्रावी जितनी भी ग्रंथियां हैं बॉडी के अंदर उनको मैं एक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगा पूरा डिटेल से, ठीक है। तो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और बहिस्त्रावी ग्रंथियों में से भी मैंने आपको एक लीवर ग्रंथि है जो बहिस्त्रावी ग्रंथि में आती है, उस लीवर ग्रंथि को भी मैं पूरी क्लास दे चुका हूँ। उसके अंदर अगर कोई पॉइंट बचता है वो मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। आई होप सो आपने लीवर की पिछली क्लास जो है वो कंटिन्यू लगाई होगी। तो बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर कि बहिस्त्रावी ग्रंथियां जो होती है वो बॉडी के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां जो है वो बहिस्त्रावी ग्रंथियां हैं। पहले ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती कौन सी है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां कहते किसे हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जिनको अपने स्त्रावी पदार्थ को निकालने के लिए क्या पाई जाती हो, नलिका पाई जाती हो। क्या पाई जाती हो, नलिका पाई जाती हो। डक्ट होती है और डक्ट नहीं होती, इसके आधार पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ग्रंथियां जो होती है उसको अपने स्त्रावी पदार्थ को टारगेट स्थान पर लेके जाने के लिए नलिकाएं पाई जाती है, यानी डक्ट पाई जाती है, और किन ग्रंथियों के अंदर नहीं पाई जाती। तो बहिस्त्रावी जो ग्रंथियां होती है वो जो भी बनाती है, मटेरियल प्रोडक्शन करती है जिस भी हार्मोन का, चाहे वो एंजाइम हो, तो उसको क्या होता है कि टारगेट स्थान पे पहुंचाने के लिए बहिस्त्रावी ग्रंथियों के अंदर क्या पाई जाती है, बहिस्त्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिका पाई जाती है, ठीक है। जबकि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अंदर ये नलिका जो है वो नहीं होती। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां क्या करती है, सीधे ही अपने प्रोडक्शन को कहाँ डाल देती है, रक्त के अंदर डाल देती है। तो देखेंगे आज बहिस्त्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, ठीक है। इनके अंदर नलिकाएं जो होती है वो होती है, ठीक है। और बहिस्त्रावी ग्रंथि के अंदर सबसे पहला जो ग्रंथि अपने आज पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, लीवर ग्रंथि पढ़ेंगे। लीवर यानी यकृत पढ़ेंगे। लीवर या इसको क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। लीवर या इसको क्या बोल देते हैं, यकृत ग्रंथि। आज इसके बारे में जानेंगे। वैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर इसके बारे में पूरी डिटेल दे दी है आपको, जो पॉइंट रह गए हैं वो थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। यकृत के बारे में ध्यान रखना है कि यकृत जो होता है वो क्या करता है। तो इसके बारे में मैं बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा और, कि यकृत जो है हेपेटोसाइट या हेपेटिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस प्रकार से वेट जो होता है इसका वयस्क मनुष्य में 1.5 से 2 किलो तक का होता है। तो इस प्रकार से मैंने पूरी क्लास पिछली लेक्चर के अंदर पढ़ा दिया है, ठीक है। आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो लीवर के अंदर जो थॉट बचे हैं वो क्लियर करेंगे। तो लीवर के लिए वहाँ पे जो चीज़ रह गई थी, जहाँ से क्वेश्चन उठता है, वो ये रह गया था कि एक अमोनिया, जिसको अपने क्या बोलते हैं, NH3 बोलते हैं। अमोनिया को क्या बोलते हैं, NH3। और अमोनिया को कैसे लिखते हैं, अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो अपनी बॉडी के अंदर बनता है। अमोनिया कहाँ पे बनता है, बॉडी के अंदर बनता है। क्यों बनता है सर, जब अपनी कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती हुई क्या कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, एनर्जी बना रही है, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है। तो एनर्जी बना रही है, उस दौरान अपनी बॉडी के अंदर क्या बनते हैं, कुछ घातक रसायन भी बनते हैं। तो उन घातक रसायनों में से एक रसायन अपने लिए क्या घातक है, अमोनिया, जो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक है। अपनी बॉडी के लिए अमोनिया हानिकारक है और इसको शरीर से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। अब इस अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए यकृत भाई साहब क्या करता है, इस अमोनिया को बदलता है यूरिया के अंदर। इस अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया के अंदर बदलता है। और यूरिया का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखोगे। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2, ठीक है, CONH2। ये क्या है, अमाइड ग्रुप है ऑफ क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। क्लियर है सबको। अमोनिया को यूरिया में किस अंग के द्वारा, किस ऑर्गन के द्वारा बदला जाता है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला अंग या ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब यकृत यानी लीवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से इसको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हानिकारक पदार्थों को कम हानिकारक पदार्थों में कन्वर्ट करता है। तो ये जो लीवर है ये किसको बदलता है, अमोनिया अपने लिए हानिकारक है तो यूरिया अपने लिए कम हानिकारक है। हानिकारक तो वैसे ये भी है। तो मूत्र की सहायता से अपने क्या करते हैं, यूरिया को बाहर त्याग देते हैं और यूरिया में बदल देता है अमोनिया को कौन, लीवर भाई साहब, ठीक है। इस प्रक्रिया के अंदर जो चक्र चलता है, लीवर के अंदर जो प्रक्रिया चलती है उसको अपने बोलते हैं कोरी चक्र। उसको अपने क्या बोलते हैं, कोरी चक्र। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ही फेमस क्वेश्चन उठने लगा है आज के टाइम में, ठीक है। अब धीरे धीरे इससे क्वेश्चन बनने लगा है। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो भाई साहब लीवर बदलता है, यकृत बदलता है। लेकिन इस पे ध्यान नहीं देता, तो आपका फोकस जो है वो इस पे भी होना चाहिए कि कौन सी चक्र के माध्यम से बदला जाता है, कोरी चक्र कहाँ चलता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो कोरी चक्र कहाँ चलता है, यकृत के अंदर चलता है कोरी चक्र, क्योंकि यकृत के अंदर प्रक्रिया चल रही है, वो चक्र भी कहाँ चलेगा, यकृत के अंदर, ठीक है। ये इसका एक मेन काम ध्यान में रखोगे कि अमोनिया को किस में बदला जाता है, यूरिया में बदला जाता है। क्लियर हो गया।
उसके बाद में यकृत के लिए जो एक इम्पोर्टेंट बात और रह जाती है, वो कौन सी रह जाती है कि यकृत जो है वो क्या करता है, बॉडी के विभिन्न एंजाइमों या प्रोटीन बोल सकते हो उनका निर्माण भी करता है। जैसे मैं बात करूं आपको मैंने हेपेरिन तो बताया था, यहाँ पे और बता देता हूँ। एक हो गया हेपेरिन, एक तो हेपेरिन बनाता है, और क्या बनाता है, हेपेरिन के सिवा ये बनाता है क्या, फाइब्रिनोजन। क्या बनाता है, फाइब्रिनोजन बनाता है। फाइब्रिनोजन के साथ साथ में क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है, या थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बोल सकते हो, या थ्रोम्बिन बोल सकते हो, थ्रोम्बिन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। उसके साथ साथ में ये और क्या बनाता है, हाँ, ये सभी कोशिकाएं जो है इस जो है प्रोटीनें हैं, इसका फॉर्मेशन करता है। हेपेरिन का विशेष तौर पे ध्यान रखोगे, क्योंकि हेपेरिन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हेपेरिन क्या है। मैंने बताया था कि एंटी क्लोटिंग है ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो बन रहा है, बॉडी के अंदर जो खून चल रहा है, उस खून को जमने नहीं देता। अपने सोचते हैं कि चोट लगने के बाद में जो अपने खून बहता है और वो खून थोड़ी देर बाद रुक जाता है, यानी खून की क्लोटिंग हो जाती है। तो ब्लड की क्लोटिंग जो है वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं होती, तो बॉडी के अंदर क्यों नहीं होती भाई साहब, क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर हेपेरिन दौड़ रहा है ब्लड के साथ में, और हेपेरिन भाई साहब क्या करता है, खून को जमने से रोकता है। और एक और प्रोटीन बनती है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ब्लड के अंदर पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, और इस प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। तो ये यकृत के कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स थे जो मेरे को लगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो सकते हैं। बाकी आपका यकृत जो है उसकी मैंने पूरी क्लास आपको दे दी है, जिसने नहीं लगाई है वो वहाँ से लगा सकता है भाई। और यकृत जो है अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, यकृत से कोई क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। यकृत के कोई इंपॉर्टेंट थॉट्स जो बच रहे थे वो मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन यहाँ पे यकृत बताने का मकसद एक ही है कि अपने अभी क्या देख रहे हैं, जितनी भी बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ बची है उनको अपने अभी एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बहिस्त्रावी ग्रंथि तो कौन सी हो गई है अपनी, सबसे पहली बहिस्त्रावी ग्रंथि अपनी हो गई है कौन सी, लीवर ग्रंथि। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि मैं लीवर को रफ कर सकूं और अगली ग्रंथि आपको बता सकूं, ठीक है। हाँ, ले लो भी, ठीक है। अभी इसको रफ कर देता हूं मैं। उसके बाद में जो अपने लिए ग्रंथि आती है, नेक्स्ट ग्रंथि जो है लीवर ग्रंथि, इसको रहने देते हैं यहीं पे। नेक्स्ट जो अपने लिए ग्रंथि है वो 2 नंबर पे कौन सी ग्रंथि आती है, 2 नंबर पर जो ग्रंथि है वो अपने लिए है म्यूकस ग्रंथि को ले लेते हैं। कौन सी ग्रंथि है, म्यूकस ग्रंथि बोलते हैं इसको, क्या नाम है, म्यूकस ग्रंथि। अब म्यूकस ग्रंथि क्या करेगी, म्यूकस का निर्माण करेगी। म्यूकस ग्रंथि क्या करेगी, म्यूकस बनाएगी। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस का मतलब होता है, म्यूकस का निर्माण लिख देता हूं मैं, निर्माण, म्यूकस का निर्माण। अब म्यूकस क्या होता है सर, म्यूकस क्या होता है, जैसे अपने नाक के अंदर श्लेष्मा निकल रहा है, उस प्रकार से चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है किन्हीं ग्रंथियों से, उसको अपने क्या बोलते हैं, म्यूकस ग्रंथि बोलते हैं। ये होगी साहब म्यूकस ग्रंथि, ठीक है। म्यूकस ग्रंथि क्या करती है, चिपचिपे पदार्थ का स्त्रावण करती है, ताकि जिस भी ऑर्गन के अंदर बैक्टीरिया वगैरह लगने का संभावनाएं ज़्यादा होती है तो वो किस में आ जाएगी, म्यूकस में आ जाएगी, ठीक है। लीवर ग्रंथि होगी बहिस्त्रावी ग्रंथि, एक होगी म्यूकस ग्रंथि। एक और ग्रंथि 3 नंबर पे जो अपने लेंगे, कर्म विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वैसे कर्म का कोई नहीं है, मैं वैसे लगा रहा हूँ कर्म, आप कैसे भी ध्यान रख सकते हो उसका। लीवर हो गया, म्यूकस हो गया, एक है लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि बोलते हैं। एक लेक्राइमल ग्रंथि है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। ये भी क्या है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है। बहिस्त्रावी ग्रंथि है, लेक्राइमल ग्रंथि, और कहाँ पाई जाती है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये पाई जाती है आंख के अंदर। ये किस में पाई जाती है, आंख में पाई जाती है, आंख में पाई जाती है, ठीक है, आंख में पाई जाती है। और आंख के अंदर ये क्या करती है, आंसू का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, आंसू का निर्माण करती है। और आंसू के अंदर एंजाइम का ध्यान रख लोगे। आंसू के अंदर एंजाइम कौन सा है, आंसू के अंदर एंजाइम पाया जाता है कौन सा, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम करके एक एंजाइम है जो किस में पाया जाता है, आंसू के अंदर पाया जाता है। और आंसू का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, लेक्राइमल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लेक्राइमल ग्रंथि होगी और आंसू का निर्माण करती है। अब लेक्राइमल ग्रंथि के और भी विशेष तौर पे अपने को क्या ध्यान में रखना है, लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है,
आंसू बनाती है और आंसू के साथ साथ में अपने आई बॉल को क्या करती है, चिकना रखने का काम करती है। ठीक है, चिकना रखने का काम करती है ताकि अपना जो नेत्र गोलक है, देखा होगा अपने मूवमेंट करते हैं तो नेत्र गोलक इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, तो वो नेत्र गोलक किसकी वजह से घूम रहा है, अपने आंसुओं की वजह से। आंसू के अंदर जो भी चिकनाहट पैदा हो रही है जिससे आई बॉल इधर उधर घूम रही है। सोचो अगर आंख के अंदर आंसू बनना बंद हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर आंख के अंदर आंसू बनना बंद हो जाएगा तो अपना आई बॉल जो है वो घूमेगा, इधर उधर मूवमेंट करेगा नहीं करेगा। दूसरा आपने देखा होगा कई बार आपके दिमाग में डाउट भी आता है, क्या डाउट आता है कि सर अपने रोते हैं, रोते वक्त अपने नाक से आंसू निकलते हैं क्या। अरे आपने कभी देखा है, कई बार छोटे बच्चे रो रहे होते हैं, अपने भी छोटे थे, स्टूडेंट लाइफ चल रही थी या जब छोटे थे उस दौरान जो रोते हैं तो क्या होता है कि रोते रोतों के अपने आंसू जो होते हैं वो नाक के माध्यम से, अरे देखा होगा नाक से बुरी तरह से निकलने लग जाता है, रोते चिल्लाते हैं तो पानी सा निकलता है नाक के अंदर से। वो कहाँ है, किसका आ रहा है, वो आंसू का आ रहा है, क्योंकि अपने जो रो रहे हैं, अपनी लेक्राइमल ग्रंथि जो आंसू बना रही है। ये देखा होगा आंख के पास में एक, यहाँ पे थोड़ा सा नाक के पास में जो गड्ढा सा है, यहाँ पे एक और मांसपेशी पाई जाती है। ये क्या करती है, आंसू अगर अधिक मात्रा में बनने लग जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल कंडीशन के अंदर, तो आंसुओं को कहाँ धकेल देती है, ये नाक के अंदर धकेल देती है। तो रोते वक्त जो नाक से पानी आता है, नाक से आंसू लिख रहा हूँ मैं, रोते वक्त जो नाक से आंसू निकलते हैं वो भी किसकी वजह से निकलते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि की वजह से निकलते हैं। तो ये भाई छोटी सी अपनी लेक्राइमल ग्रंथि है। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कई बार एक दो नंबर का क्वेश्चन सीधा सा उठा लेगा, पूछ लेगा कौन सा ग्रंथि का क्या काम है, तो इससे संबंधित काम पता होना चाहिए। लीवर के बारे में मैंने पूरी क्लास दे दी है। म्यूकस ग्रंथि का ध्यान रख लेना, लेक्राइमल ग्रंथि का ध्यान रख लेना। म्यूकस ग्रंथि म्यूकस का निर्माण करती है, जबकि लेक्राइमल ग्रंथि आंख में पाई जाती है, आंसू का निर्माण करती है। आंसू के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। और रोते वक्त जो आंसू आते हैं, आंख के आंसू नाक से बहना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो लेक्राइमल ग्रंथि की वजह से। अगली जो अपनी ग्रंथि देख रहे हैं वो कौन सी ग्रंथि है, 3 ग्रंथियां होगी। 4th नंबर पे ग्रंथि की बात करें, 4th नंबर पे जो अपनी ग्रंथि आती है, कितनी ग्रंथियां होगी, 3 ग्रंथियां होगी। ठीक है, 4th नंबर पे जो ग्रंथि पढ़ेंगे वो दे लो आप स्वेद ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि क्या करती है सर, स्वेद ग्रंथि का काम क्या है, स्वेद ग्रंथि करती है पसीने का निर्माण। किसका निर्माण करती है, पसीने का निर्माण। बॉडी के जो पसीना आता है, अभी तो गर्मी का टाइम चल रहा है, पसीना खूब आ रहा है भाई साहब, ठीक है, तो स्वेद ग्रंथि का काम क्या है, पसीने का निर्माण करने का काम है। और पसीने के साथ साथ में बॉडी के अंदर जो भी लवण है, लवण वगैरह निकाल देती है, एक्स्ट्रा लवण, जो माड़ी मोटी फैट वगैरह जो बॉडी के अंदर होती है, तो पसीने का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, स्वेद ग्रंथि के द्वारा। स्वेद नहीं बोल रहा, स्वेद का मतलब तो व्हाइट होता है, स्वेद है, स्वेद ग्रंथि है ये, स्वेद ग्रंथि है। ठीक है, तो ये क्या करती है, पसीने का निर्माण करती है। ठीक है, बॉडी के अंदर पसीना लेके आती है और उससे अपने जो हानिकारक एलिमेंट है या हानिकारक लवण है निकल जाते हैं बाहर। आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर जो ब्लैक शर्ट पहन के घूमते हैं, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में पसीना आ जाए तो ब्लैक शर्ट के ऊपर क्या हो जाता है, वाइट सा जम जाता है। तो वो क्या है, लवण है, नमक निकल रहा है बाहर, सोडियम क्लोराइड है, हो सकता है जो अपने लिए खतरनाक एलिमेंट है वो जो है वो बाहर आते हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट ग्रंथियों को पढ़ा पाऊँ। कितनी ग्रंथियाँ होगी, ये 4 ग्रंथियाँ होगी। ठीक है, 4 ग्रंथियों के बारे में ध्यान रखो। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो ग्रंथि है अपनी सेबेशियम ग्रंथि। अगली जो ग्रंथि है वो कौन सी है, सेबेशियम ग्रंथि। इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट जो ग्रंथि 4 ग्रंथियाँ होगी, क्रम से लगा देते हैं ग्रंथियों को। ठीक है, 4 ग्रंथियों के बाद में जो नेक्स्ट 5 नंबर पे जो ग्रंथि अपने को पढ़नी है वो कौन सी है, सीबीसियम बोल सकते हो, सीबीसियम, सीबीसियम, सीबीसियम ग्रंथि, सीबीसियम इसको बोलेंगे ग्रंथि। अब सीबीसियम ग्रंथि का काम क्या सर, सीबीसियम ग्रंथि क्या करती है, सीबम का निर्माण करती है। सीबीसियम ग्रंथि में लिख देता हूँ यहाँ पे, सीबीसियम ग्रंथि क्या करती है, सीबम, सीबम का निर्माण। सीबीसियम ग्रंथि सीबम का निर्माण करती है। अब सर सीबम क्या है, सीबम एक चिकना पदार्थ है, जैसे अपने ये एक प्रकार से तेलीय मान सकते हैं, इसको पूरी तरह तेलीय मान सकते हैं कि तेल जैसा आता है। ठीक है, तो सीबीसियम ग्रंथि पक्षियों के अंदर भी एक्टिवेट ज़्यादा। देखा होगा पक्षियों के पंख जो होते हैं, वो पक्षी मान लो पंख मार रहे हैं पानी के अंदर, तो पंख को हिलाते ही उनका पानी जो है अपने आप ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। कभी देखा है क्या पक्षी धूप में बैठ के पंख सुखा रहा है, ऐसी कंडीशन कभी नहीं आती। ऐसी कंडीशन कभी क्यों नहीं आती, क्योंकि इस कंडीशन के दौरान क्या होता है, इस कंडीशन के दौरान क्या होता है कि सीबम ग्रंथि उनके अंदर, पक्षियों के अंदर और पशुओं के अंदर ज़्यादा होती है। देखा होगा कबूतर के ऊपर हाथ लगा के देखना, उसकी पंख जो होते हैं वो बहुत फिसलनदार स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। ठीक है, गाय भैंस के ऊपर, भैंस को छोड़ देना, भैंस के अंदर नहीं होती, गाय के अंदर गाय की स्किन को देखना,
आराम से, अगर गाय साफ सुथरी है, कीचड़ में नहीं बैठी हुई है, तो उसके भी जो बाल वगैरह हैं वो स्मूथ होते हैं ज़्यादा। तो सीबम ग्रंथि क्या करती है, सीबीसीएम ग्रंथि अपनी त्वचा के नीचे पाई जाती है। त्वचा के अंदर नीचे जो लेयर है वसा की, वहाँ से क्या करती है, सीबम का रिसाव करती है, ठीक है। और सीबम क्या है, एक चिकना तेलीय पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर पे जो ग्रंथि पढ़ेंगे वो क्या है, सेलिवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड बोल सकते हैं, सिलेवरी ग्लैंड बोल सकते हो इसको, सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। सिलेवरी ग्रंथि बोल सकते हो, या इसको अपने क्या बोलेंगे, लार ग्रंथि। इसको क्या करेंगे, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि भी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि। और लार ग्रंथि क्या करेगी, लार का निर्माण करेगी भाई साहब। लार ग्रंथि क्या करेगी, लार का निर्माण। लार ग्रंथि तो लार का निर्माण करेगी। अब लार का निर्माण करेगी, ये मैं डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर सभी जो ग्रंथियां हैं, एक बार तो मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। अभी जितनी भी ग्रंथियां पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। बाकी जो है लार ग्रंथि हो गया, ठीक है, ये सीबम ग्रंथि हो गया, और यकृत को भी थोड़ा सा अपने डाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे उसके दौरान देखेंगे कि यकृत भी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको इसमें लिखा है। बाकी जब मैं पाचन पढ़ाऊंगा, डाइजेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो डाइजेशन सिस्टम के अंदर आप लोगों को पूरे अच्छे से बताऊंगा कि ये ग्रंथियाँ जो होती है वो किस प्रकार से काम करती हैं, ठीक है। ये सीबम ग्रंथि होगी, सीबम का स्रावन करती है। सेलेवरी क्या करती है, लार का। अगली जो ग्रंथि ध्यान में रख लेना, वो रख लेना जठर ग्रंथि। क्या देखोगे, जठर, जठर ग्रंथि। एक ग्रंथि जठर ग्रंथि भी है, वो भी क्या करती है, वो भी बहिस्रावी का टाइप है। जठर ग्रंथि भी क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि। क्या करती है, हार एंजाइम बनाती है। ये क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो सभी क्या करती है, एंजाइम बनाती है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जितनी भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। एंजाइम का प्रोडक्शन करती है सभी बहिस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। जठर ग्रंथि क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। जैसे पेप्सिनोजन हो गया, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन भी एंजाइम है। रेनिन हो गया, रेनिन, रेनिन के बाद में क्या हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है, ट्रिप्सिन हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी एंजाइम बनाए जाते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बनाए जाते हैं। और जठर ग्रंथि भी एक प्रकार की क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है। जठर ग्रंथि के बाद में एक जो अपने ग्रंथि बचती है, कौन सी, 8 नंबर पे जो ग्रंथि एक और लिखेंगे, सेरुमीन ग्रंथि बोल देंगे। सेरुमीन, सेरुमीन ग्रंथि। सेरुमीन ग्रंथि क्या है, सेरुमीन ग्रंथि के बारे में भी ध्यान रख लो। ये कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन ध्यान में रखना, कान में पाई जाती है। और कान के अंदर क्या करती है, कीचड़ या इसको अपने सेरुमीन का निर्माण करती है। सेरुमीन, सेरुमीन का निर्माण, सेरुमीन का निर्माण करती है। देखा होगा कान के अंदर जो लोग सेरुमीन बार बार निकालते रहते हैं, अब सेरुमीन ग्रंथि के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो सेरुमीन का निर्माण ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा जो लोग रेगुलर कान साफ करते रहते हैं तो वो ज़्यादातर कान साफ करते ही रहते हैं, क्योंकि सेरुमीन ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है, तो वो धक्के से क्या करती रहती है, अपने आप काम करती रहती है। लेकिन अगर सेरुमीन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करोगे, कभी कभार कान साफ कर लिया, हो गया हफ्ता 15 दिन, कईयों की आदत होती है पेंसिल मारते रहते हैं बैठे बैठे, कोई पेन लगाता रहता है, कोई उंगली मारता रहता है, तो इस कंडीशन के अंदर सेरुमीन ग्रंथि ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और सेरुमीन का निर्माण, जो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा मात्रा में करती है। तो ये अपनी हो गई बहिस्रावी ग्रंथियाँ। एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट। बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना कि कौन कौन सी जो है बहिस्रावी ग्रंथि हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों से क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं जाने वाला। बहिस्रावी ग्रंथियों में से सबसे मेन ग्रंथि ध्यान रख लोगे, यकृत ग्रंथि। उसके बाद में मैंने कौन कौन सी ग्रंथियाँ बताई है, सीबीसीएम ग्रंथि, सेलेवरी ग्लैंड जिसको अपने लार ग्रंथि बोलते हैं, सीबम का निर्माण करने वाली सीबीसीएम ग्रंथि, जठर यानी जठर रस, जठर रस तो जानते हो, अमाशय के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, डाइजेशन सिस्टम में पूरा लेके चलेंगे इन ग्रंथियों को, ठीक है। सेरुमीन ग्रंथि भी क्या है, सेरुमीन का निर्माण करती है, लोकेशन क्या है, कान में पाई जाती है। तो ये सभी ग्रंथियाँ जो है वो कौन सी ग्रंथियाँ होगी आपकी, ये सभी ग्रंथियाँ होगी बहिस्रावी ग्रंथियाँ। ये सभी ग्रंथियाँ कौन सी होगी, बहिस्रावी ग्रंथियाँ। और बहिस्रावी में से यकृत ग्रंथि को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो सभी ग्रंथियाँ कंप्लीट हुई, जितनी भी ग्रंथियाँ हैं। मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे थे अपने, जिसमें से बहिस्रावी को मैंने अलग से पूरा चार्ट बना के बता दिया है पूरी तरह से क्रम से कि ये ग्रंथियाँ जो होती है वो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मैं वापस बोल देता हूँ, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किया था, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, और अधिवृक्क ग्रंथि। ये 7 ग्रंथियाँ जो भी 6-7 ग्रंथियाँ हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी है, वो सभी क्या आएगी, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आएगी।
और अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए ध्यान रखना है कि वो अपना प्रोडक्शन क्या करते हैं, प्रोडक्शन जो बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, वो ब्लड में त्यागते हैं। उनके अंदर क्या नहीं होती, नलिका नहीं होती विशेष तौर पे, ठीक है। वो ब्लड में घोल देते हैं अपने हार्मोन, और वो क्या बना सकती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन बनाती है, बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम बनाती है, ठीक है। और ये अपने एंजाइम को, बहिस्रावी ग्रंथियां जितनी भी है, ये अपने एंजाइम्स को क्या करती हैं, ब्लड के अंदर नहीं डालती। इनका एंजाइम जो है वो ब्लड के संपर्क में बिल्कुल नहीं आता। देखा होगा लार मुंह से स्रावित हो रही है, लार ग्रंथि क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि। तो देखा है क्या, लार के साथ में ब्लड निकल रहा हो, ऐसी कंडीशन कभी नहीं आती। चोट लग जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी कंडीशन आती है क्या कि लार के साथ में ब्लड आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। जबकि आपको थायरोक्सिन हार्मोन चेक करना है तो किस में जाना पड़ेगा, ब्लड में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो डालती कहाँ पे है, ब्लड में डालती है। पीयूष ग्रंथि का हार्मोन चेक करना है तो ब्लड में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लड में मिक्सड है। जबकि यकृत पित्ताशय रस बना रहा है तो ये एंजाइम बना रहा है, तो पित्ताशय रस स्टोर हो रहा है अलग से, क्या ब्लड भी ब्लड के अंदर स्टोर हो रहा है क्या, ऐसी कंडीशन नहीं आती। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने पदार्थ को रक्त में डालती हैं, उनके अंदर नलिकाएं नहीं होती। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां अपने प्रोडक्शन को कहाँ डालती है, नलिकाओं के माध्यम से टारगेट स्थान पे लेके जाती है। बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम बनाती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या बनाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां तो हार्मोन बनाती है। अपना हार्मोन और ग्रंथियों वाला लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब जो आगे लेसन स्टार्ट होगा वो नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ग्रंथियां और हार्मोन से जितने भी क्वेश्चन आने वाले थे वो सब क्लियर हुए, ठीक है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, को उसको फॉलो करो। तो हो गया अपना टॉपिक खत्म ग्रंथियों वाला, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप सबको थैंक यू, आई होप सो आपने भी क्लियर